नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ PCS सारथी चैनल में। आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम क्लास 9 इकोनॉमी में ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर 3 NCERT का MCQs के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ना ही सिर्फ आपकी पढ़ाई के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी समाज में रहते हो, स्पेसिफिकली अगर आप इंडिया में रहते हो, तो गरीबी एक ऐसी चीज है जिससे आप अनजान नहीं हो सकते। चाहे आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन आपने गरीबी देखी होगी। आप भी जब खाना खाने के लिए बाहर निकलते हो, आप गाड़ी में होते हो, आप टहल रहे होते हो, तो भी आपको बहुत से लोग दिख जाएंगे जो शायद सड़क पे आपसे कुछ चंद रुपयों के लिए आपसे कुछ मांग कर रहे हैं, या फिर आपको कहीं दिख जाएगा कि किसी के पास चप्पल नहीं है पहनने के लिए, है ना, या फिर बस वो आपको देख रहे हैं, उनके पास खाना नहीं है खाने के लिए। तो ये सारे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो आज हम गरीबी के बारे में पढ़ेंगे और कैसे गरीबी जो है एक चुनौती है, निर्धनता एक चुनौती है, और मतलब इसको हम NCERT को आधार बना के पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्यादा हाई फाई नहीं पढ़ेंगे, लेकिन NCERT में जितना आपसे पूछा गया है, जितना आपको MCQs में आना चाहिए, उतना हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये देखो आपका चैप्टर 3 है, जहाँ पे निर्धनता को एक चुनौती की तरह बताया गया है। ये चैप्टर की जो शुरुआत होती है, 12-13 पन्नों का चैप्टर है ये। इसके अंदर बेसिकली आपको सबसे पहले तो गरीबी के बारे में बताया गया है। फिर वो पहले आपसे स्लम एरियाज की, झुग्गीज वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात इस NCERT की क्या है कि यहाँ पे 2021 का जो सेंसस का डेटा है, काफी जगह पे वो यूज किया है जो काफी अपडेटेड डेटा है, ठीक है। फिर यहाँ पे उन्होंने दो तरीके की गरीबी के बारे में बात करी है, एक जो आपको ग्रामीण इलाकों में मिलती है और एक जो आपको शहरी इलाकों में देखने को मिलती है। दोनों में ही इन्होंने एक एक केस स्टडी ली है, मतलब ऐसे एक लेखाराम जी लिए हैं और एक उन्होंने लखा सिंह जी लिए हैं, और फिर दोनों के माध्यम से बताने की कोशिश करी है कि गरीबी आपके अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में अलग अलग कैसे होती है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है कि कैसे गरीबी के बहुत सारे डिमेंशन होते हैं। सिर्फ पैसे कम होना ही गरीबी नहीं होती है, उसके साथ साथ जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार आपके पास अच्छा पीने का पानी नहीं है, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक न्यूनतम स्तर की एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त कर सको, एक न्यूनतम स्तर की हेल्थ प्राप्त कर सको। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपकी सहायता करने के लिए कोई नहीं है ना। तो वो सारी चीजें भी गरीबी के अंदर दी जाती हैं। फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, एक है आपका वल्नरेबिलिटी का और एक है आपका सोशल एक्सक्लूजन यानी बहिष्कार का, ठीक है, सामाजिक बहिष्कार का। और ये बताया है कि कैसे इसका गरीबी से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। फिर ये बात करते हैं हमारे पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी की रेखा की, जिसके स्तर पर आप ये डिसाइड करते हो कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। फिर उसमें इंडिया का क्या लाइन है, हमारे यहाँ पे डेटा कौन कलेक्ट करता है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक की जो लाइन होती है कि गरीबी रेखा किस पे कही जाएगी, उसके बारे में भी यहाँ पे बता रखा है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा डेटा आ जाएगा कि इंडिया का जो पॉवर्टी रेशियो है वो क्या रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ पे कितने गरीब हैं। और ये आपको डेटा दे रहे हैं, एक तो आपको आजादी का डेटा भी दे रखा है ऊपर अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे, और एक इन्होंने टेबल में जो अपने LPG रिफॉर्म्स हुए थे 1992 के, वहां से लेकर आज तक आपकी क्या गरीबी है वो उन्होंने बता रखी है। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं हमारे यहाँ पे जो ज्यादा जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे, मतलब वो गरीब कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो वो वल्नरेबल ग्रुप्स जो होते हैं उनका, जैसे उन्होंने यहाँ पे कुछ कास्ट वाइज हो सकते हैं, कुछ जेंडर वाइज हो सकते हैं, कुछ एज वाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ आप देखोगे ऑक्यूपेशन वाइज हो सकते हैं, तो वो उन्होंने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने एक सिवा रमन की आपको वापस से स्टोरी बताई है, और यहाँ पे बेसिकली उस स्टोरी से वो बता रहे हैं कि मतलब कैसे आप देखोगे कि वो पूरा एक लग्जरी था और वो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो वो सारी चीजें उन्होंने वापस डिस्कस करी है। और वापस से मैंने आपको बता ही दिया कि वर्ल्ड बैंक का उन्होंने डेटा दिया है, कौन से देश में कितनी पॉवर्टी है, गरीबी है, कौन से देश ने अच्छा कार्य किया है गरीबी से बाहर निकलने के लिए, वो बता रखा है। यहाँ पे चाइना का एग्जाम्पल लिया है। और उसके बाद इंडिया में जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रदेश हैं, ठीक है, उसमें से गरीबी सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसकी है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो, बिहार, उड़ीसा, है ना, मध्य प्रदेश, यूपी। तो ये सारे स्टेट्स हो जाएंगे। सबसे कम कहाँ पे होगी, जहाँ पे सदर्न स्टेट्स मोस्टली, जहाँ पे एजुकेशन का स्तर भी काफी ज्यादा है, जैसे आपका केरला, कर्नाटका या फिर पंजाब, क्योंकि वहां पे लोगों की जो एवरेज इनकम है वो ज्यादा है, बिकॉज वहां पे हरित क्रांति आई थी, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको ये डेटा मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने क्या करा है, वही है कि ग्राफ बता रखा है कि कौन से रीजन में आपको कितनी गरीबी देखने को मिलती है और उसका क्या क्या ट्रेंड रहा है। देखो ये जो है ना, ये आपको बता रहा है कि गरीबी एक मतलब गिरती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है। तो जो जितने लोग गरीबी में रह रहे हैं वो आपके समय के साथ साथ कम हो रहे हैं। 2005 में ज्यादा थे, अब आप देखोगे नीचे जाते जा रहे हैं। तो जैसे चाइना का ग्राफ हो गया, फिर आप ये देखोगे लैटिन अमेरिका वाला ग्राफ हो गया, है ना। ऐसे करके वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे गरीबी गिर रही है, ठीक है।
यहाँ पे भी सेम ही चीज है, ये बता रहे हैं कि कैसे आप देखोगे गरीबी का क्या स्तर था और अभी कितने नंबर ऑफ पुअर है, ठीक है, मतलब कितने लोग गरीबी रेखा के अंदर आते हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बताया है कि भाई गरीबी के बारे में इतना डिस्कशन कर लिया, तो सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं गरीबी को कम करने के लिए, सरकार कैसे इन लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर ला रही है। तो यहाँ पे कुछ स्कीम्स के बारे में बात करी है, बिल्कुल हमने आजादी के टाइम से बात करी है कि सरकार क्या क्या कर रही है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है आपकी ये वाली एमजी नरेगा वाली, इसके बारे में भी आप देखो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इस स्कीम में क्या क्या था, इससे कितने लोगों को फायदा हुआ, आपको बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। वैसे ही प्रधानमंत्री रोजगार अभियान हो गया, वो कब लॉन्च किया गया था, इस स्कीम से कितने कितने लोगों को फायदा हुआ। फिर यहाँ पे देखो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ स्कीमों के बारे में बताया है। और फिर फाइनली हमें बताया है कि आगे और भी क्या चुनौतियां हैं, क्यों हम देखोगे गरीबी को मिटा नहीं पा रहे हैं, क्यों कुछ सेक्शंस में, कुछ महिलाओं में या कुछ सेक्शन में, कुछ वर्गों में अभी भी गरीबी आपको ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फिर से ये वैसा ही चैप्टर है जिसकी समरी में बहुत कम आपको समझने को मिलेगा, लेकिन आपको अगर सच में इस चैप्टर से मतलब कुछ पढ़ना है तो आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। समरी में ज्यादा कुछ है नहीं। देखो जहां समरी ज्यादा होगी ना वहां आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां समरी से 4-5 लाइन की है ना वहां आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और हम लोग जो एनसीईआरटी का एमसीक्यू के थ्रू जो कोर्स लाए हैं उसके थ्रू आपका पूरा रिवीजन हो जाए, ठीक है। लगभग वही 17-18 एमसीक्यूज रहेंगे, तो बिल्कुल अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अब हम शुरू करेंगे आज का लेक्चर, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ये बोलता है कि अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी के अनुसार ये बोल रहा है कि भारत सच में आजाद कब होगा। देखो भारत को आजादी जो थी, हम लोग इंडिपेंडेंस डे जो है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को मानते हैं, करेक्ट है। और हम लोग हर साल 15 अगस्त सेलिब्रेट भी करते हैं आजादी दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे के फॉर्म में। तो भारत को अंग्रेजों से आजादी तो तभी मिल गई, लेकिन गांधी जी का ऐसा कहना था कि हमें सच में अगर आजादी चाहिए तो वो तब मिलेगी जब हमारे यहाँ जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं, जो गरीबों में भी सबसे गरीब होते हैं ना, जब तक वो लोग अपनी सफरिंग से, अपनी जो चुनौतियां होती हैं, ठीक है, अपने जो कष्ट होते हैं उनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे, तब तक आप देखोगे आजाद, सच में भारत आजाद नहीं कहलाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो जब हम आजाद हुए ना, भारत के पास बहुत सी चुनौतियां थी। जैसे पहला तो आपको पता है कि हमारी जो आजादी भी मिली थी हमें, मतलब बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस में मिली थी, है ना। इंडिया का विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था, कितने सारे लोगों की हत्या हो गई थी इधर उधर जाने में, है ना। और आप देखोगे उसके अलावा भी हम नई नई डेमोक्रेसी थे, पूरे विश्व में कोल्ड वॉर चल रहा था, तो इंडिया कैसे उस युद्ध का पार्ट नहीं बने। फिर भी आप देखोगे हमारे पास पैसे बहुत कम थे, हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं था, अच्छे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी नहीं थे। तो बहुत कुछ आप देखोगे इंडिया को प्राप्त करना था, और उसी में आप देखोगे हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां भी थी कि भाई उस समय हमारे पास हेल्थ सिस्टम नहीं था, हमारे पास डिजीजेस बहुत सारे थे, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 30 साल से भी कम थी। आज हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर आप इंडिया में पैदा होते हो तो लगभग लगभग आप 67 से 69 साल तक जी सकते हो, लेकिन उस समय आपको पता है आजादी के समय पे हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो सिर्फ मात्र 30 साल थी। वैसे अगर आप उस टाइम देखोगे हमारे यहाँ पे शिक्षा का स्तर क्या था, तो हार्डली 16-17% लोग ही शिक्षित थे, ठीक है। तो बहुत सी चुनौतियां थी, और उसी में से एक चुनौती थी आपकी कि आपको गरीबी को खत्म करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 भी राइट है, स्टेटमेंट 1 भी राइट है, लेकिन क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का रीजन है। भाई गांधी जी ने ऐसा कहा कि हम आजाद तब होंगे जब गरीबों के भी जो सबसे गरीब है वो अपने कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। और फिर इस स्टेटमेंट को पढ़ो कि भाई गरीबी से मुक्त करना भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ओके। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बात करता है आपसे सोशल एक्सक्लूजन की, ठीक है। वो किसकी बात कर रहा है आपसे, सोशल एक्सक्लूजन की। तो देखो ये आपसे बात कर रहा है सामाजिक बहिष्कार की। सबसे पहले तो बात मुझे बताओ कि बहिष्कार क्या होता है। बहिष्कार मतलब होता है कि आपने, सुधा ने, रमेश ने, महेश ने ग्रुप बना लिया और उसमें अब आप मोंटी को नहीं आने दे रहे, ठीक है। अब आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया, आपने बोला कि आप मेरे ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, ठीक है। तो देखो दो चीजें हैं, एक होता है सोशल इंक्लूजन, ठीक है, और एक होता है इसका ऑपोजिट, बिल्कुल उल्टा, सोशल एक्सक्लूजन यानी सामाजिक बहिष्कार, ठीक है। सोशल इंक्लूजन और सोशल एक्सक्लूजन में फर्क क्या होता है, देखो इंक्लूजन मतलब होता है जब आपने मोंटी को भी अपने ग्रुप में ले लिया, और एक्सक्लूजन मतलब जब आपने मोंटी को अपने ग्रुप से निकाल दिया। देखो इंक्लूजन
करने का फायदा तो है कि भाई आप अपनी ग्रुप में लोगों को लेते हो। जैसे हम बोलते हैं ना आजकल कि कंपनीज जो होती हैं वो आजकल डाइवर्स विविध बनने की कोशिश कर रही है, ठीक है, ज्यादा विविधता लाने की कोशिश कर रही है। वो सिर्फ एक ही रीजन से या एक ही जेंडर या एक ही आप देखोगे कम्युनिटी के लोग नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी के, ज्यादा से ज्यादा रीजन के लोगों को हायर करने की कोशिश कर रही है। इससे क्या होता है कि कंपनी इंक्लूसिव बनती है, उनकी जो पॉलिसीज होती है वो भी अच्छी होती है ना। उससे उनको पता लगता है कि अलग अलग रीजन में किस चीज की डिमांड है, उससे अच्छी मार्केटिंग कर पाते हैं, उससे आप देखोगे ज्यादा लोगों को वो टारगेट कर पाते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप इसका उल्टा देखोगे वो है सोशल एक्सक्लूजन यानी सामाजिक बहिष्कार, ठीक है। सामाजिक बहिष्कार का मतलब क्या होता है? देखो, बहिष्कार में आपने क्या करा कि आपने सिर्फ कुछ ही लोगों को अपने ग्रुप का हिस्सा बनाया, बाकी लोगों को आपने बाहर निकाल दिया। तो इससे क्या होता है, देखो सोशल एक्सक्लूजन से ना ज्यादा नुकसान है। क्यों? सपोज करो कि हमारे यहाँ पे जैसे आपको पता है कि बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पे एक डिफाइंड रिलीजन है उनका, स्टेट का, ठीक है, उनका स्टेट का एक रिलीजन है। उन स्टेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थियोक्रेटिक नेशंस बोलते हैं, जहाँ पे आप देखोगे जहाँ पे उनका कोई डिफाइंड रिलीजन होता है, ठीक है। लेकिन जैसे आप इंडिया की बात करो तो इंडिया क्या है? एक सेक्युलर नेशन है। हमारे यहाँ पे कोई भी डिफाइंड रिलीजन नहीं है। हमारे यहाँ पे सब लोग चाहे कोई भी रिलीजन से क्यों ना हो, हम सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि ऐसा कोई देश जहाँ पे आप है ना किसी एक कम्युनिटी के लोगों को ही सारे फायदे दोगे, बाकी कम्युनिटी के लोगों को फायदे नहीं दोगे। जैसे आपका श्रीलंका हो गया, तो वहां पे आपको पता है ना बहुत लंबे टाइम तक सिविल वॉर चला था। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सिन्हालीज थे वो कहीं ना कहीं जो तमिलियन लोग थे उनको आप देखोगे सोशली इंक्लूड नहीं कर रहे थे। तो इससे क्या हो गया? इससे मतलब आप देखोगे देश का पूरा जो फैब्रिक था, सिविल फैब्रिक था, सोशल फैब्रिक था, डेमोक्रेटिक फैब्रिक था, वो तो खराब हुआ ही। देश में सिविल वॉर आए वो भी अलग है, ठीक है। कुछ लोग तो थे जैसे तमिलियंस थे, वो आप देखोगे कभी हाई पॉलिटिकल पोस्ट और इन सब पे पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है। उनको कभी कोई बेनिफिट्स नहीं मिल पाए, कभी उनको कोई लाभ नहीं मिल पाया, उनको सारी सुख सुविधाओं से दूर रखा गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सोशल एक्सक्लूजन या बहिष्कार मतलब क्या होता है? आप कुछ लोगों को या कुछ ग्रुप को आप बाहर रखते हो कुछ सुख सुविधाओं से, ठीक है। और इससे हो क्या सकता है? इससे आप देखोगे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बात करता है वल्नरेबिलिटी यानी सुबेकता की। देखो वल्नरेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। जैसे वल्नरेबिलिटी आप एक डिजास्टर के कोर्स में भी पढ़ते हो, जब आप डिजास्टर पढ़ोगे तो वहां पे भी आप वल्नरेबिलिटी पढ़ोगे। आप ये पढ़ोगे कि कुछ एरियाज होते हैं, जैसे हम अगर मुंबई की बात करें वर्सेस अगर हम जयपुर की बात करें, तो जयपुर के आसपास क्या कोई समुंदर है? नहीं है, है ना। तो क्या हमारे यहाँ पे साइक्लोन और फ्लड्स आने की कितनी संभावना है? बहुत ही कम है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे साइक्लोन या जो फ्लड्स होते हैं उसकी वल्नरेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे मुंबई की बात करूं, आपसे उड़ीसा की बात करूं, वेस्ट बंगाल की बात करूं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि क्योंकि वो तटीय इलाके हैं तो वहां पे आपके साइक्लोन और फ्लड्स आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो वो ज्यादा वल्नरेबल है, ठीक है। कल को आप देखोगे उनमें वहां पे ज्यादा नुकसान हो सकता है साइक्लोन या फ्लड्स आने से, ठीक है। तो वैसे ही आप देखोगे वल्नरेबिलिटी गरीबी में भी होती है, ठीक है। आप ये सोचो कि आप एक ऐसे कम्युनिटी से आते हो जहाँ पे आपके यहाँ पे लोग ने ज्यादा पढ़ाई करी नहीं है, ठीक है। तो चूंकि आपने कम पढ़ाई करी है, आप कभी बहुत हाई पेइंग जॉब पे नहीं रहोगे, आप मतलब वही रोज की दिहाड़ी वाला काम करोगे, ठीक है। कोई लेबर का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ काम हो गया, आज काम है कल नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि आप हमेशा वल्नरेबल रहोगे। जब आपके पास काम नहीं होगा तो आप गरीब हो जाओगे, जब काम आएगा तो थोड़े ऊपर उठ जाओगे, है ना। वैसे ही आप देखोगे कि कई लोग जो होते हैं, अब जैसे आपने एजुकेशन नहीं ली या आपके पास आप कम पैसे कमा रहे हो या आप एक ऐसी जॉब में हो जहां कम पैसे ही मिलते हैं, या फिर आप देखोगे आपके पास कोई धन संपत्ति नहीं है, तो कल अगर आप बीमार पड़ गए तो आपके पास ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को बेच के अपना इलाज करवा पाओगे, आप वापस से गरीब हो जाओगे, है ना। तो आप ये देखोगे कि वल्नरेबिलिटी जो होती है, ठीक है, अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, आप बार बार बीमार पड़ते हो, तो जितना पैसा कमाओगे उतना पैसा उसमें इलाज में लगा दोगे, तो गरीबी से ऊपर कब आओगे? बार बार गरीबी में गिरते जाओगे ना। तो ये सब चीजों से आप देखोगे वल्नरेबिलिटी डिफाइन होती है, ठीक है। और अगर आप वल्नरेबल हो तो आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं कि आप गरीबी रेखा में नीचे जाओगे, ठीक है। तो इसका अगर आप ये देखोगे कि आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। एक तो वल्नरेबिलिटी की डेफिनेशन है जो वैसे भी आपको याद ही करनी है, और दूसरा अगर आप वल्नरेबल हो तो आपके पुअर होने के चांसेस भी ज्यादा है, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बात कर रहा है कि भैया आप किसी बंदे को गरीब कब कहोगे। देखो होता क्या है कि सपोज मैं बोलूं कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो,
क्या आप अपने आप को गरीबी की डेफिनेशन में मानते हो? अब ये मत बोलना कि हाँ मैम बिल्कुल पैसे नहीं मिलते, पापा हमें कम पैसे भेजते हैं और हम सच में बिल्कुल गरीबों की तरह अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। अरे भाई वो वाली गरीबी नहीं बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? जो स्टूडेंट लाइफ में आप ऑब्जर्व करते हो वो तो जानबूझ के वाली गरीबी होती है, ठीक है? महीने के पैसे मिलते हैं लेकिन वो शुरू में खर्च कर देते हो और फिर महीने के अंत में आते आते मैम हम गरीब है। नहीं, वो वाली गरीबी नहीं बोल रही हूँ मैं एक्चुअल गरीबी बोल रही हूँ। देखो होता क्या है कि कई लोगों के पास आप देखोगे इतनी कम आय होती है, इतनी कम इनकम होती है कि वो अपनी जो न्यूनतम स्तर की चीजें होती है, जो न्यूनतम अपनी नीड्स होती है ना, मिनिमम नीड्स, कि आपको डेली 2 वक्त का खाना तो खाना ही है, उस 2 वक्त के खाने में आपको इतना कैलोरीज मिलना चाहिए, आपको इतना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, इतना पोषण मिलना चाहिए कि आप अपना दिन भर निकाल सको, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने सुबह बस 1 रोटी खा ली तो उस पे आप अपना पूरा दिन कैसे निकाल सकते हो, है ना? तो वैसे बता रही हूँ कि आप मिनिमम लेवल, आप एक न्यूनतम लेवल का भी इतना कमा नहीं पा रहे हो, ठीक है? कि आप अपनी बेसिक नीड्स को, ठीक है, अपने आवश्यक जो जरूरतें हैं उनको भी पूरा कर पाओ, तब आप अपने आप को गरीब कहते हो, ठीक है? अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत सब्जेक्टिव है। भाई किसी का न्यूनतम हो सकता है कि उसको चिकन खाना हो, किसी का न्यूनतम हो सकता है कि उसको सिर्फ दाल रोटी खानी हो। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है गरीबी रेखा का, ठीक है? गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है, हर देश में और विश्व, देखो एक तो होता है कि वैश्विक स्तर पे आपने बोल दिया कि हम अगर ये लाइन है, ये रेखा है, अगर इससे नीचे आप पैसे कमाते हो रोज के तो आप गरीब कहलाओगे, अगर इससे ऊपर कमाओगे तो आप गरीब नहीं कहलाओगे। हर देश का भी अपना अपना एक गरीबी रेखा होती है, ठीक है? जैसे अगर आप इंडिया की बात करोगे तो गरीबी रेखा कुछ और होगी, अगर आप यूएस की बात करोगे, अमेरिका की बात करोगे तो गरीबी रेखा कुछ और होगी, चीन की बात करोगे तो गरीबी रेखा कुछ और होगी, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि गरीबी रेखा वो रेखा होती है जिसमें, जो बेसिकली बताती है कि अगर आप इस, सपोज करो मैंने बोला कि गरीबी रेखा है कि आप रोज का $1.9 पर डे कमाते हो, ठीक है? मतलब एक दिन में $1.9 से अगर आप कम कमाते हो, ठीक है, तो आप गरीब कहलाओगे, और अगर आप इससे ऊपर कमाते हो तो आप गरीब नहीं कहलाओगे, ठीक है? तो ये वैश्विक स्तर पे जो वर्ल्ड बैंक अपनी गरीबी रेखा बताता है ये वो है, ठीक है? तो पॉवर्टी लाइन जो होती है, अपनी गरीबी रेखा जो होती है, वो आपकी इनकम से लिंक्ड होती है, ठीक है? आप कितना कमा रहे हो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है? अगर आप जितना कमा रहे हो गरीबी रेखा से, तो वो आपके, आप देखोगे कहीं ना कहीं इनकम से लिंक्ड है। लेकिन क्या ये सिर्फ इनकम से लिंक्ड है? ये गलत है। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है ओनली का। ये ओनली जो वर्ड है ना, ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखोगे ना, तो हमने जो गरीबी रेखा है वो इस तरीके से बना रखी है कि आप कितना कमा रहे हो, ठीक है, कि आप अपना खान मतलब पोषण कर सको। भाई हमने ये बोला कि जो रूरल इलाके होते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं, वहां पे क्योंकि आपको फिजिकल वर्क जो होता है, ठीक है, वो आपको ज्यादा काम करना पड़ता है। जैसे मतलब खेती बाड़ी का काम हो गया, लाइफ स्टॉक रियरिंग का काम हो गया, तो इन सब में क्या है, आपको फिजिकल काम करना ज्यादा होता है, ठीक है? तो इसलिए आपको ज्यादा कैलोरी चाहिए, ज्यादा पोषण चाहिए उस काम को करने के लिए। वहीं अगर आप अर्बन एरियाज में देखोगे तो मोस्टली लोग, मैं ये नहीं कह रही सब लोग, ऑब्वियसली कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कुछ लोग आप देखोगे बहुत हैवी सामान उठाने का काम करते हैं, उन लोग को छोड़ दो, लेकिन जनरली आप देखोगे जो अपने शहरी इलाके होते हैं, वहां पे लोगों के पास बैठने वाली जॉब ज्यादा होती है, ठीक है? तो आपका जो मतलब जो फिजिकल काम होता है वो काफी कम होता है, ठीक है? तो रूरल इलाकों में हमने ऐसा बोला, इंडिया के लिए बता रही हूँ, कि अगर आप 2400 कैलोरीज, ठीक है, और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज, तो अगर आप बेसिकली इससे कम खा रहे हो, ठीक है, इससे जितना हम जो खाना खाते हैं उसमें से हमें क्या मिलती है, कैलोरीज मिलती है ना। भाई जो लोग डाइटिंग पे जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कैलोरी काउंट करते हैं, करेक्ट है ना? कि भाई मैंने आज इतना, एक सेब खाया, इसके अंदर 100 कैलोरीज होती हैं, मैंने एक कॉफी पी, उसके अंदर 150 कैलोरीज थी, और ऐसे ऐसे करके वो अपना कैलोरी काउंट करते हैं। तो बेसिकली जो भी चीज आप खाते हो उसमें से आप कैलोरी निकालते हो कि इतनी कैलोरी है। तो मैं ये बता रही हूँ कि रूरल इलाकों में, जो ग्रामीण इलाके होते हैं, वहां पे अगर आपने खाना खाया, ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि उसमें से आपने कितनी कैलोरी ली। तो अगर आपने जो खाना खाया और आपका खाने का जो कैलोरी का इंटेक था वो 2400 से कम है, तो आप बोलोगे कि मैं गरीब हूँ, ठीक है? और अगर आप 24 से ज्यादा हो तो ऑब्वियसली गरीब नहीं हो, ठीक है? मतलब 2400 तो होना ही चाहिए। वैसे ही अर्बन इलाकों में आप ये देख रहे हो कि 2100 कैलोरीज आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप इससे कम कंज्यूम कर रहे हो तो आप गरीब हो, ठीक है? तो इंडिया ने क्या इसको इनकम से लिंक किया? नहीं किया, ठीक है? इंडिया ने क्या करा, इसको कंजम्पशन से लिंक किया, इसको जो खपत होती है उससे लिंक किया। समझ में आ रहा है आपको? तो जरूरी नहीं है कि गरीबी रेखा, जैसे वैश्विक जो अपना बैंक होता है, विश्व बैंक जो है, उसने बता रखा है कि भाई $1.9 अ डे, ठीक है, उससे कम कमा रहे हो तो ये आप गरीब होगे, नहीं। हमारे यहाँ पे खपत से हमने इसको लिंक कर रखा है, ठीक है? तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा क्या कि भाई गरीबी रेखा जो होती है ओनली एंड ओनली इनकम पे फिक्स्ड होती है? आंसर इज ए ओनली। ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर यहाँ पे ओनली शब्द हटा देते ना तो आप देखोगे ये राइट होता स्टेटमेंट, ठीक है?
फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि हर कंट्री जो होती है एक अलग अलग गरीबी रेखा यूज करती है अपनी कंट्री में गरीबी बताने के लिए। ये तो मैंने आपको अभी बताया, ये तो बिल्कुल राइट है। दूसरा ये बोल रहा है कि ऐसा क्यों है, बेसिकली इसका रीजन देने की कोशिश कर रहा है और ये बोल रहे हैं क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स। करेक्ट है। जैसे अगर आप देखोगे कि आज भी भारत जो है वो मोस्टली हम ये बोलते हैं कि एक शाकाहारी देश है, ठीक है। हमारे यहाँ आज भी आप देखोगे 70% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो शाकाहारी है, वेजिटेरियन है। वही अगर आप चले जाओगे तो कुछ कंट्रीज में आप देखोगे 90% ज्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो वहां पे अगर मैं बोलूं तो वहां के लोगों की जो बेसिक नीड्स होगी वो काफी अलग होगी, हमारे यहाँ पे जो लोगों की बेसिक नीड्स है वो काफी अलग होगी। करेक्ट है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके की बेसिक नीड्स होती हैं। अगर आज से मैं 1950 में चली जाऊं, ठीक है, तो 1950 वाले भारत में जो लोगों की नीड्स थी वो काफी अलग थी। आज तो हम ये बोलते हैं कि किसी के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है, तो भी वो गरीब कहलाता है। भाई आप कभी धारावी गए हो? जो आप देखोगे एशिया का लार्जेस्ट स्लम है जो मुंबई में आपको बांद्रा से वो वाले इलाके में मिल जाएगा। वहां पे हर घर में आप देखोगे बड़े बड़े एलईडी टीवीज हैं, लोगों के पास प्रॉपर कनेक्शंस हैं, ठीक है, टीवी के भी और ये नेटफ्लिक्स वगैरह के भी। तो आप समझ रहे हो गरीबी की डेफिनेशन समय के साथ, आपके सर्कमस्टांसेस के साथ, आपके टाइम के साथ चेंज होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली ए, ठीक है, जहां पे ये दोनों स्टेटमेंट्स राइट है और ये इसका आंसर भी है, ठीक है, इसका रीजन भी है, इसका कारण भी है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये बोलता है कि जो अपना कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, जो अपनी औसत कैलोरी आवश्यकता होती है वो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा होती है अपने शहरी इलाकों से। इसका रीजन क्या है? ये तो मैंने आपको अभी बता दिया, क्योंकि शहरी इलाकों में कम फिजिकल काम होता है और ग्रामीण इलाकों में ज्यादा फिजिकल काम होता है। तो क्या इसका लेना देना इससे है क्या कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा खाना उगता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। या फिर अर्बन इलाके के लोग बहुत ऐसे डाइट कॉन्शियस होते हैं और खाना नहीं खाएंगे टाइप्स, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यही वाला है। इसका आंसर सी स्टेटमेंट हो जाएगा कि जो ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं वो फिजिकल वर्क, वो शारीरिक कार्य ज्यादा करते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू आपके अर्बन एरियाज, ठीक है। फिर आते हैं कि इंडिया में जैसे अगर हमें गरीबी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें डेटा तो चाहिए होगा ना। भाई आप ये बोल रहे हो कि किसने 2400 कैलोरी वाला खाना खाया, किसने 2100 कैलोरी वाला खाया, किसने नहीं खाया, तो ये डेटा तो कोई कलेक्ट करेगा। तो इंडिया में याद रखना एक्चुअली होता क्या था कि पहले ना हमारे यहाँ पे एनएसएसओ और सीएसओ अलग अलग संगठन हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन अब इनको मर्ज कर दिया है। इनका ऐसे इनको मर्ज करके एक संगठन बना दिया जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। ये बेसिकली आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स नहीं है एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये उसके अंदर आता है। और ये ऑफिस आप देखोगे मोस्टली, बता रही हूँ मैं, मोस्टली जितना भी आपका डेटा कलेक्ट होता है ना वो यही ऑफिस करता है, ठीक है। ये फील्ड लेवल पे जाके इनके ऑफिसर्स होते हैं, वो वहां पे ऐसे सर्वे वगैरह करते हैं, सैंपल साइज बनाते हैं और फिर वहां से आप देखोगे प्रॉपर डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि आपने बचपन में स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ा होगा, मुझे याद है पढ़ा है, ठीक है, ये सबने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है। तो आपको याद है मीन, मीडियन, मोड क्या होता था? जरा बताना मुझे, मीन मीडियन मोड क्या होता था और इसको कैसे निकालते थे? किसी को फॉर्मूला वगैरह याद होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे पॉवर्टी लाइन का डेटा कौन कलेक्ट करता है? आपका एनएसओ, ठीक है। अब ये सिर्फ ये पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये भी पढ़ना है कि भाई बाकी लोग क्या करते हैं। देखो एनजीओ प्रथम जो है, प्रथम नाम की एक एनजीओ है, ये बेसिकली अपनी एक रिपोर्ट लेके आती है, ठीक है, और वो एसर रिपोर्ट होती है, ठीक है। ये बताती है कि भारत में शिक्षा का क्या स्तर चल रहा है। तो उसमें ये लोग पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं, स्कूल लेवल पे जाके पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितनी लिटरेसी रेट है, महिलाओं में कितनी है, मेल्स में कितनी है, कितने बच्चे एनरोलमेंट लेते हैं स्कूल में लेकिन ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो वो सारा डेटा हमें एनजीओ प्रथम से मिलता है, ठीक है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ओहो, पता है क्या इसकी स्थापना किसने करी थी? अच्छा, आपने पीसी महालनोबिस का नाम सुना है? तो इनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो आपका एक होमवर्क है कि आप मुझे पीसी महालनोबिस के बारे में 4 लाइंस लिख के बताओगे, ठीक है, कि मतलब इनके फेमस काम क्या थे। इन्होंने एक बुक की शुरुआत भी करी थी, इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करी थी और इनके नाम पे एक हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेजर बोल लो, वो भी रखा गया था, तो उसका नाम क्या था, ठीक है। तो ये 4 चीजें आप मुझे बताओगे, ओके। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा आपका डी, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी एनएसओ, ठीक है। वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊं,
देखो मैंने आपको गरीबी के बारे में बता दिया, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो ये जानो कि गरीबी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि आय का मतलब ये नहीं है कि आपकी आय कम है तो आप गरीब हो। कई बार आप देखोगे कि लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं है, तो वो कैसी गरीबी हो जाएगी? सोशल गरीबी, कि आपके पास लोग नहीं है बात करने के लिए, ठीक है। कई बार लोगों के पास पैसा है लेकिन अच्छी हेल्थ नहीं है, वो बहुत सारे डिजीजेस से गुजर रहे हैं, तो वो हेल्थ वाली गरीबी हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि गरीबी जो है ना, पहले हम इसको बोलते थे कि ये सिंगल डायमेंशन है, ठीक है, मतलब इसका एक ही कारक है, ये एक ही डायमेंशन से होती है। वो क्या है कि भैया आपके पास कम पैसा है। लेकिन आज जब हम गरीबी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट की। हम बात करते हैं कि सिर्फ गरीबी का एक कारक नहीं है, बहुत से अलग अलग डायमेंशन और अलग अलग कारक है, ठीक है। तो जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि विश्व बैंक जो है, जैसे मैंने आपको भी वो चैप्टर दिखाया था ना, तो उसमें से वो ग्राफ जरूर देखना। तो वहां पे क्या होता है कि गरीबी रेखा, गरीबी क्या चल रही है, कितने लोग गरीब हैं, ठीक है, वो सारा डेटा आपका विश्व बैंक निकालता था। लेकिन आजकल क्या होता है, आपका एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी आता है, ठीक है। आप करंट अफेयर्स अगर पढ़ते होगे तो ये हर साल एक निकाला जाता है। इसमें इसके 10 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, गरीबी मेजर करने के। तो आप क्या करने वाले हो कमेंट्स में, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, वैसे ये एनसीईआरटी लेवल से थोड़ा सा ऊपर का लेवल है, लेकिन मतलब ये आई थिंक आपकी जो आगे आने वाली क्लासेस आएंगी उसके अंदर एक बार कहीं मेंशन होगा। लेकिन अगर आपको पता है तो जरूर लिखना, इससे बाकी लोगों का भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालता है और ये कैसे मेजर किया जाता है, इसके 10 पैरामीटर्स कौन से हैं ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो ये पहले ये पूछने के लिए मुझे आपको पहले ये बताना जरूरी था कि गरीबी जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, ठीक है, मतलब उसके बहुत सारे आप देखोगे डायरेक्शंस होते हैं, ओके। अब क्या मैंने आपको बताया कि हर ये जो विश्व बैंक होता है ये बेसिकली समय के साथ साथ, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, आपको पता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है ना। तो जो चीजें पहले शायद आप बोलते हो, मम्मी पापा को सुना होगा आपने कि पहले चांदी जो थी वो 10 रुपए में भी मिलती थी, और वही चांदी आज 400 की हो गई है, 4000 की हो गई है। समझ में आ रहा है आपको? तो मार्केट में क्या हो रहा है, चीजें महंगी होती जा रही है। तो पहले हो सकता है कि जो शायद महीने का या दिन का 25 आने से कम कमाता होगा वो गरीब था, लेकिन आज अगर कोई लगभग बता रही हूँ कि अगर कोई 150 रुपए से कम कमाएगा तो गरीब कहलाएगा, ठीक है। तो समय के साथ साथ क्या होता है, आपकी गरीबी रेखा का जो लेवल है ना वो भी घटता बढ़ता रहता है, जनरली तो बढ़ ही रहा है, घटा तो है नहीं, ठीक है। पहले अगर आप देखोगे गरीबी रेखा का ये लेवल था, अब क्या हो गया, गरीबी रेखा का लेवल ऊपर आ गया है, ठीक है। पहले आप देखोगे वर्ल्ड बैंक जो था वो ये बोलता था कि अगर आप $1.25 से कम कमाते हो तो आप गरीब हो, लेकिन आज हम बोलते हैं कि अगर आप $1.9 से कम कमाते हो तो आप गरीब हो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके आप देखोगे आपका गरीबी रेखा निकलता है। और $1.9 ऐसा नहीं, पूरे महीने में, प्रतिदिन आप एक दिन में अगर इससे कम कमाओगे तो बेसिकली आप गरीबी रेखा के नीचे आओगे, ठीक है। समझ में आ गया? अब एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे, वो है आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी का, जिसको हम लोग बेसिकली आप ये बोलते हो क्रय शक्ति समानता, ठीक है। ये होती क्या है, देखो सीधी सीधी बात ये है कि अगर मैं अभी देखूं तो $1 80 रुपए के बराबर है, करेक्ट है। इंडिया में हो सकता है कि आपको 80 रुपए में एप्पल्स मिल जाए 1 किलो, लेकिन वही एप्पल अगर आप देखोगे अमेरिका में तो $1 में आपको 1 किलो एप्पल नहीं मिलेंगे, हो सकता है आपको $2 देने पड़े। तो कहने का मतलब क्या है कि भले $1 जो है वो 80 रुपए के बराबर है, लेकिन अगर हम सामान खरीदने जाएं तो जरूरी नहीं है कि अगर हम यहाँ पे इंडिया में 80 रुपए खर्च करें और उतना ही पैसा अगर हम अमेरिका में डॉलर में खर्च करें तो हमें सेम सामान मिल जाए। समझ में आ रहा है? तो परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर जब आप किसी 2 अलग अलग देशों में रह रहे हो, सपोज आप भारत में रह रहे हो और आप अमेरिका में रह रहे हो, करेक्ट है। तो अगर आप भारत में रह रहे हो और आप अलग अलग सामान खरीदते हो, आपने एडिडास के जूते खरीदे, आपने मैकडॉनल्ड से पिज्जा ऑर्डर कर लिया, आपने एप्पल का लैपटॉप खरीद लिया, यहाँ पे कुछ खरीदा और वैसे आपने यहाँ पे कुछ खरीदा, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो ये $3, फिर यहाँ पे $500, $800 ऐसे, यहाँ पे आपने इसको पैसों में लिखा, 1000 रुपए, 40,000 रुपए, 60,000 रुपए, ठीक है। फिर आपने यहाँ से इसका एक एवरेज निकाला, यहाँ से किसका एवरेज निकाला, और फिर आपने देखा कि $1 कितना निकल के आता है, ठीक है। तो जब आप बहुत सारा सामान लेते हो और उन दोनों की प्राइस को कंपेयर करते हो, ठीक है, भाई एप्पल का आपका सेम मॉडल का लैपटॉप है, वो आपने देखा यूएस में कितने में बिकेगा और आपने देखा इंडिया में कितने में बिकेगा, ठीक है। ऐसे आपने हर चीज का प्राइस जो है वो लिखना शुरू करा। वहां से आपने एक्चुअली में देखा कि अगर मैं सामान खरीदता हूं तो मुझे $1 कितने का पड़ रहा है, तो वो लगभग आपको पड़ेगा 20 रुपए का। ऐसा नहीं कि आप बैंक में गए तो आपने बोला मैं आपको $1 दूंगा, तो बैंक वाले तो आपको जो भी करंट रेट चल रही होगी 80 रुपए वही देंगे। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि सामान खरीदने अगर मार्केट में जाओगे तो लगभग आपको ऐसा लगेगा कि $1 20 रुपए के आसपास बैठ रहा है, ठीक है।
तो ये वाला जो चीज होता है ना, इसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी या फिर क्रय शक्ति समानता। ठीक है, तो जब भी आप अगर वैश्विक स्तर पर किसी एक देश को दूसरे देश से कंपेयर करते हो, भाई मैं आपसे पूछूं कि भारत का जीडीपी ज्यादा है या चाइना का, ठीक है, तो आप बेसिकली, या फिर आप, मैं आपसे पूछूं कि भारत का ज्यादा है, चाइना का ज्यादा है या यूएस का, ठीक है, तो एक तो होता है नॉर्मल जीडीपी और एक होता है जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो इन दोनों में आप अलग अलग बेसिकली आंसर निकलता है। वैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी जीडीपी है वो $3 ट्रिलियन के आसपास है, लेकिन अगर मैं पीपीपी टर्म्स में बात करूं तो लगभग $9 ट्रिलियन के आसपास बैठता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊंचा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाले जो अपन क्लास 10 क्लास 11 में जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए अगर ये स्लाइड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपका सीधा सीधा ए हो गया। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बात कर रहा है कि अर्बन एरियाज में जो अपनी गरीबी रेखा होती है, ठीक है, वो ज्यादा होती है डिस्पाइट ये फैक्ट कि वहां पे आपको कैलोरी कम लगती है। ये तो मैंने आपको अभी बताया। भाई आपका ग्रामीण इलाका है और आपका शहरी इलाका है। ग्रामीण इलाके में आपको कैलोरी कितना चाहिए? 2400। शहरी इलाकों में चाहिए आपको सिर्फ 2100। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि जो ग्रामीण एरिया है ना, वहां पे आपकी गरीबी रेखा अगर $1 है तो शहरी इलाकों में आपकी $1.5 के आसपास होगी। ऐसा क्यों होगा? भाई शहरी इलाकों में रहना बहुत महंगा होता है, वहां घर महंगा होता है, वहां सब्जियां महंगी होती है, वहां आपका डेली का आना जाना महंगा होता है। जबकि आप देखोगे ग्रामीण इलाकों में यही चीजें आपकी काफी सस्ती पड़ती है। लोग आपको आते जाते ऐसे भिंडी और वो गिफ्ट कर जाते हैं। आपने वो पंचायत मूवी नहीं, पंचायत सीरीज नहीं आई है, वो देखी है? उसमें कैसे वो प्रधान जी के घर जाता है तो हर बार एक घिया लेके आता है। यहाँ पे कोई आपको घिया फ्री में देगा? बिल्कुल नहीं, आपको हर बार मंडी में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, शहरी इलाकों में जो अपनी बेसिक नीड्स होती है ना, जो आवश्यक जरूरत वाली चीजें होती है, उनका भी अगर आप कॉस्ट देखोगे ना वो ज्यादा होता है। यहाँ पे हो सकता है शहरी इलाकों में आपको एक घिया 20 रुपए की पड़े, वहीं आपको ग्रामीण इलाकों में या तो वो फ्री में मिल जाए प्रधान जी के घर से, नहीं तो हो सकता है आपको 5 रुपए के अंदर ही मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे कि शहरी इलाकों में आपका जो गरीबी रेखा होता है वो ज्यादा होता है, इवन दो आपको जो कैलोरी लगती है वो कम लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हमारा 2000 लगा था, सन 2000, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि नया मिलेनियम शुरू हो गया। मिलेनियम शुरू होता है आपके देखो दशक मतलब होता है डेकेड, यानी 10 साल। ठीक है, 100 साल मतलब सेंचुरी, है ना, और 1000 साल मतलब आपका मिलेनियम, कि आपका एक नया मिलेनियम चालू हो गया। तो 2000 जब चालू हुआ था तो हम उसको बोल रहे थे कि नया मिलेनियम चालू हुआ है। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ था कि हमने एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लाए थे, जिसको हम बोलते थे MDG। क्या बोलते थे? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये 2000 से 2015 तक हमें अचीव करने थे। इसमें कुछ 8 लक्ष्य थे हमारे, ऑब्वियसली वो पूरे नहीं हुए। तो उसके बाद हमने क्या करा, हमने MDG को रिप्लेस करके अब क्या लाए हैं? SDG, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सतत विकास लक्ष्य, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 2015 से 2030 तक के हैं। 17 गोल्स हैं, 17 लक्ष्य हैं, और उन लक्ष्यों के अंदर भी आपने 169 टारगेट्स रख रखे हैं। ठीक है, ये 17 गोल्स आपको नींद में भी याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें गरीबी का है कि हमें पूरी तरीके से गरीबी सारे फॉर्म्स में, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि भाई गरीबी मल्टी डायमेंशनल है, तो आपको सारे फॉर्म्स में गरीबी 2030 तक खत्म करनी है। वैसे भुखमरी यानी हंगर, वो भी आपको खत्म करना है। आपको हर किसी को अच्छा स्वास्थ्य देना है। ठीक है, ऐसे करके आप देखोगे आपका 1 2 3 4 अलग अलग विषयों पे, ठीक है, आपने अलग अलग गोल्स बना रखे हैं। ऐसे 17 लक्ष्य हैं, और उन लक्ष्यों के अंदर आप देखोगे आपके पास 169 टारगेट्स है, 169 टारगेट्स हैं, जो आपको 2030 तक, सन 2030 तक अचीव करने हैं। ठीक है, तो इसी में आप गरीबी का आ जाएगा, हेल्थ का आ जाएगा, आपका एजुकेशन का आ जाएगा, इसमें एनर्जी का आ जाएगा, एनवायरमेंट का आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज का आ जाएगा, इसी के अंदर आपका ओशंस का आ जाएगा, लैंड पे रहने वाले लोगों का आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब सारी चीजें इसके अंदर ऑलमोस्ट कवर करी गई हैं। तो अब आप ये देख के तो समझ ही गए होंगे कि भाई ये जो गोल्स थे ये भी यूनाइटेड नेशन ने दिए थे, ये भी यूनाइटेड नेशन अपना जो संयुक्त राष्ट्र होता है उसने दिए हैं। चलो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन आपको पता है एक बॉडी है, ठीक है, ये आपको ये भी पता है कि 1945 में आई थी, वर्ल्ड वॉर जब 2 के आसपास जब आप देखोगे हुआ था। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर हम बोलते हैं कि 6 परमानेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इनके नाम आप मुझे बताने वाले हो। जैसे एक तो हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल,
है ना। बाकी 5 परमानेंट ऑर्गेनाइजेशंस कौन है ये आप मुझे बताने वाले हो, ठीक है। तो ये वाले का तो आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 2030। फिर ये बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भैया कौन से इसमें से ऐसे कारण है जो आप ये नहीं बोल सकते कि इससे गरीबी होगी। भैया अगर आप बेरोजगार हो और आपके पास पैसे नहीं है तो ऑब्वियसली आप गरीब हो, ये तो डायरेक्ट ही कारण हो गया। नॉट है नॉट, इसको क्या करना है, सर्कल और अंडरलाइन। तो ये तो ऑब्वियसली इसका आंसर नहीं है। फिर आप बोल रहे हो कि आप कर्जे में हो। भैया अगर आप कर्जे में हो, ठीक है, सपोज करो आपने 100 रुपए का कर्जा ले रखा है और आप कमाते ही दिन का सपोज करो आप 200 रुपए भी कमाते हो, ठीक है, उसमें से आपका 100 रुपए का तो खर्चा ही हो जाता है। आपके पास 100 रुपए बचते हैं, उससे आपने अपना कर्जा चुका दिया, तो आपके पास कुछ बचा क्या, नहीं। तो इसलिए आप भी गरीबी के अंदर चले जा सकते हो। फिर आता है इनकम इनइक्वालिटी, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप सेम काम करते हो लेकिन आपकी आय की असमानता है, ठीक है। अब वो किसी तरीके से भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप एक दूसरे कास्ट से हो, एक दूसरे कास्ट से हो, इस वजह से हो सकता है कि आपकी आय की असमानता है, या फिर आपका जेंडर अलग है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मेल्स को ज्यादा पैसे मिलते हैं फीमेल्स के मुकाबले सेम काम करने के, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसको कम पैसे मिलेंगे उसके गरीबी में जाने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो बचा क्या आपका, सामाजिक कोहेशन। याद है मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक होता है सामाजिक बहिष्कार और एक होता है सामाजिक सामंजस्य यानी कोहेशन। कोहेशन मतलब इंक्लूजन। भाई लोगों को जब इंक्लूड करोगे तो थोड़ी गरीबी आएगी, जब बहिष्कार करोगे ना तो गरीबी आएगी। इंक्लूड करने से गरीबी नहीं आएगी, ठीक है। इंक्लूड करने से तो क्या होगा, उल्टा उनको आप सामाजिक सुख सुविधाओं में इंक्लूड करोगे, उनको कुछ चीजें हो सकता है कि जो पहले पहले बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, लाभ नहीं मिलते थे, आज उनको मिल जाएंगे। लेकिन बहिष्कार कर दोगे तो कुछ ही नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई सोशल कोहेशन इसका कारण नहीं होता, बहिष्कार इसका कारण होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वो चैप्टर में क्या है, आपको एमजी नरेगा के बारे में बताया था कि भैया देखो जो बाकी सारी योजनाएं थी ना आपकी, वो रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण ग्रामोदय योजना, वो सारी योजनाएं सारी बंद हो चुकी हैं, ठीक है। उनके बारे में अगर ऊपर ऊपर से भी देख लोगे तो काफी है, लेकिन एमजी नरेगा एक ऐसा स्कीम है जो एक तो आपके अधिनियम के तहत पास हुआ था। मतलब पहले आप देखोगे आपका ये एक्ट बना था 2005 में, और उसके बाद 2006 में आप देखोगे एमजी नरेगा स्कीम लाई गई थी, ठीक है। और ये स्कीम आज तक चल रही है, और सबसे आई थिंक कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर किसी स्कीम ने अच्छा काम किया था तो वो एमजी नरेगा थी। आपको पता है कि कोरोना काल में कितने सारे लोग जो थे, हमारे वर्कर्स थे जो सिटीज में आते थे काम करने के लिए, वो सब अपने गांव वापस गए, ठीक है। अब गांव तो चले गए लेकिन वहां कुछ काम है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो शहर में काम करते थे। तो वहां पे आप देखोगे सरकार ने उस समय क्या करा, एमजी नरेगा के अंदर जो फंड्स जाते थे उनको बढ़ा दिया ताकि सबको वहां पे रोजगार मिल सके। तो ये स्कीम ने बहुत ही कमाल का काम किया है। इनफैक्ट आप देखोगे वर्ल्ड बैंक ने भी विश्व स्तर पर आप देखोगे स्कीम की सराहना की है। तो एमजी नरेगा स्कीम के बारे में तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इस अधिनियम के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। देखो एमजी नरेगा जो है बेसिकली स्कीम में क्या है, पहले तो इसका नाम समझो। ये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। मतलब ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, रोजगार की गारंटी प्रोवाइड करने वाला एक अधिनियम है, और उसी के तहत ये स्कीम आई है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हो और आपके पास कोई रोजगार की सुख सुविधा नहीं है, ठीक है, तो इस स्कीम के तहत आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो, और इसके थ्रू सरकार आपको 100 दिन का गारंटीड सालाना रोजगार देगी, ठीक है। मतलब आपको 100 दिन का तो काम जरूर मिलेगा। रेट जो होती है वो फिक्स होती है कि आपको पर दिन कितना झाड़ी मिलेगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति एटलीस्ट ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर आपके पास काम नहीं है तो आप अपने आप इस जाके स्कीम में रजिस्टर कर लो और इस स्कीम के तहत आप काम ले लो। तो एटलीस्ट आप क्योंकि आपके पास काम नहीं है और आप बेरोजगार हो, इस वजह से आप गरीब नहीं रहोगे ग्रामीण इलाकों में, ठीक है। तो ये कब लाया गया था, 2005 में अधिनियम लाया गया था, 2006 में स्कीम चालू कर दी गई थी। तो अधिनियम का पूछ रहा है तो अधिनियम 2005 में आया था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं कि आपको 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ठीक है, ताकि लोगों को है ना एटलीस्ट आप देखोगे रोजगार की जो अपन बोलते हैं ना आजीविका की सुरक्षा, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, वो प्रोवाइड करी जा सके, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे आपने जो 1/3 सीट्स होती हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर रखी हैं। इसके अंदर ऐसा भी कहा है कि आपको अपने जहां पे आप रहते हो उसके 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ही आपको काम दिया जाएगा। अगर इसके बाहर आपको काम दिया जाता है तो आपको आने जाने का अलाउंस भी दिया जाएगा। फिर ये बात कर रहे हैं कि अगर आप महिला हो तो वहां पे आपको अपने बच्चों को मतलब रखने के लिए टॉयलेट फैसिलिटीज वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है।
वैसे आप देखोगे जैसे महिलाओं के लिए यहाँ पे 1/3 रिजर्वेशन करा रखा है, वैसे यहाँ पे जो एससीज अपने शेड्यूल कास्ट और एसटीज होते हैं उनके लिए भी आप देखोगे सर्टेन अमाउंट का रिजर्वेशन है। ठीक है, आइडिया ये है कि कोई भी जो ग्रुप होता है, ठीक है, तो जनरली आप देखोगे वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं जो बाहर रह जाते हैं, ठीक है, किसी भी स्कीम के बेनिफिट लेने से। ऐसा नहीं हो कि वो इस स्कीम का भी बेनिफिट ना ले पाए। तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो सी हो जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट्स सही है। ठीक है, फिर ये बात कर रहे हैं एक पुरानी स्कीम के बारे में जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अगर हम रोजगार योजना के बारे में देखें तो ये तो आपके जो एनसीईआरटी का मैंने एक बार आपको ग्लिम्स दिखाया था, ये वहां से है बेसिकली। तो आप ये देखोगे कि पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, ठीक है, ये 1993 में लॉन्च करी गई थी। ओके, और दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि इसका काम ये था कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं, ठीक है, कि खुद से खुद का रोजगार, स्वरोजगार जिसको हम कहते हैं, वो ला सके उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। स्पेसिफिकली आप देखोगे जो गांव के इलाके होते हैं या जो उसके आसपास के छोटे छोटे टाउन्स होते हैं ना, वहां पे बिल्कुल सही है। अगर आपने ये योजना नहीं भी पढ़ी है तो लिटरली ये योजना 1993 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जब हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे उसके बाद। ठीक है, और एम इसका यही था कि जो अपने ग्रामीण इलाके होते हैं और उसके आसपास में छोटे छोटे टाउन्स होते हैं ना, छोटे छोटे शहर होते हैं, वहां पे जो अपने शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो शिक्षित बेरोजगार यूथ है, मतलब जो जनरली आप देखोगे 35 साल से कम उम्र वाले लोग जो होते हैं वो, ठीक है, जो जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली लेकिन उनको रोजगार नहीं मिला, तो उनको आप देखोगे रोजगार देने के लिए, उनके लिए आप देखोगे स्वरोजगार के अवसर प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लागू करी गई थी। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका कि सरकार ने जो अपन बोलता है ना कि गरीबी हटाने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो गरीबी विरोधी जो उनकी रणनीतियां होती हैं उसके संदर्भ में ये पूछ रहा है, ठीक है, कि सरकार ने क्या क्या करा है और सरकार ने क्या नहीं करा है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सरकार ने क्या नहीं करा है। ठीक है, वापस से देख लो, नॉट डन पूछ रहा है। ठीक है, तो सरकार ने क्या इकोनॉमिक ग्रोथ करने की कोशिश करी है, बिल्कुल है भाई। एक तो था आपका समाज में आपका जीडीपी इतना था, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि लोगों की जो एवरेज इनकम थी वो इतनी थी। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि जीडीपी भी बढ़ गया और लोगों की एवरेज इनकम भी बढ़ गई। तो जब लोगों की जो एवरेज आय होती है वो बढ़ गई, क्योंकि हमारे देश का, हमारे समाज का आप देखोगे आर्थिक विकास हुआ, तो ऑब्वियसली लोगों की आय बढ़ी तो लोग गरीबी रेखा से ऊपर भी आए। ठीक है, सरकार ने आप देखोगे बिल्कुल एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चल रहा है, एमजी नरेगा उसमें से एक है। सरकार ने आप देखोगे कि जो लोन्स वगैरह होते हैं, जो बेसिकली लोगों ने ऋण लिया होता है, उससे भी आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों को छूट देने की कोशिश करी है। ये तो आपको पता ही है कि बहुत ही बड़ा अच्छा ठीक है, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ इस पे क्या डिबेट चल रहा है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप देखोगे वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया को क्रिटिसाइज किया था कि हमारे यहाँ पे जो लोन्स बांटे जाते हैं ना, जो आप गरीब तबके के लोगों को देते हो, वल्नरेबल सेक्शंस को देते हो, या एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स होते हैं, कृषक लोग होते हैं, उनको देते हो, जब बोलना तो नहीं चाहिए बट जब इलेक्शन आने वाला होता है तो उस समय आप क्या करते हो, इन लोन्स को वेवर ऑफ कर देते हो। वेवर ऑफ का करने का मतलब क्या होता है कि उनको ऋण से मुक्त कर देते हो, छूट दे देते हो। मतलब सपोज करो कि आपने 1 लाख रुपए का लोन दिया था, तो आपको 1 लाख प्लस कुछ ब्याज का पैसा होगा 1000-2000 रुपए, वो देना था बैंक को। लेकिन थोड़े समय बाद सरकार ने आके बोला कि आपको आपके ऋण से मुक्त कर दिया जाता है और जो भी आपका पैसा बनता था वो सारा सरकार बैंकों को दे देगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि आप उनको ऋणों से छूट दे रहे हो, यानी वेवर कर रहे हो लोन्स का। आप देखो, आप बोलोगे मैम एक तरफ तो ये सही है कि भाई आप मतलब कुछ लोग होते हैं सच में आप देखोगे असमर्थ है अपना लोन चुकाने को, तो उनको आप थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अगर वो सारा पैसा ऋण में दे देंगे तो अभी आपने हमें बताया था कि वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी अग्री करती हूँ। ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कितना ज्यादा है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक कल्चर डेवलप कर रहे हो। लोग क्या करते हैं कि बेसिकली उनको पता होता है कि 1-2 साल बाद इलेक्शन है, तो उसी समय वो लोन लेके आते हैं और उनको पता है कि 1-2 साल बाद हम लोग ऐसे सरकार से इसको माफ करा ही लेंगे। ठीक है, तो एक तरीके का आप बोल रहे हो कि एक विशियस साइकिल बन गया जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है। दूसरा, सरकार का जो पैसा सड़क खर्च करने में, सड़क बनाने में, रेलवे ब्रिज बनाने में, नई नई तकनीकों में खर्च होना चाहिए था, हेल्थ हॉस्पिटल्स खड़े करने में खर्च होना चाहिए था, वो लोगों का ऋण माफ करने में जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या सही है भाई, आप लोगों का ऋण माफ करो या उन्हीं गरीब लोगों के लिए कि आप एक अच्छा हॉस्पिटल बना दो ताकि लोगों की जान मतलब नहीं जाए। जहां पे आप देखोगे इतना आप रोज न्यूज में सुनते हो कि भाई सरकारी अस्पतालों में धमाधम मतलब इतने पेशेंट्स आते हैं लेकिन वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, तो क्या किया जाए, है ना। तो आप जो अपने एक सरकारी स्कूल होते हैं, भाई क्यों लोगों को प्राइवेट स्कूल जाने की जरूरत पड़ रही है। आप सरकारी स्कूलों का ही लेवल जो है वो आगे और बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होता है, पैसा।
तो वो पैसे को आप यहाँ यूज करोगे या लोगों का ऋण माफ करने में यूज करोगे। तो देखो ये डिबेट है, हर डिबेट का आप बोलते हैं ना कि हम फॉर भी हो सकते हैं, उसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, उसका प्रो भी होता है, उसका कॉन भी होता है। तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी एक हिस्सा राइट है और दूसरा हिस्सा रॉन्ग है, लेकिन ये एक इतना बड़ा लेवल का डिबेट है जो आप देखोगे कि इंडिया के कुछ एक्शंस हैं जो विश्व स्तर पर भी कहीं ना कहीं आप देखोगे थोड़ा सा हमें इसके लिए झेलना पड़ा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो जहां नेसेसिटी है वहां करना चाहिए, लेकिन अगर ये एक बोलते ना ट्रेंड बन जाए तो वहां एक ये प्रॉब्लम नजर आती है। ठीक है, तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास जो है वो यहाँ पे खत्म होती है। हमने गरीबी क्या होती है, वो मल्टी डायमेंशनल होती है, गरीबी रेखा का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एक चीज और होती है वो यहाँ पे सुन लो। एक तो मैंने आपको बता दिया कि पॉवर्टी लाइन होती है गरीबी रेखा, एक होता है आपका हेड काउंट रेशियो। ये क्या होता है, इसका सीधे सीधे मतलब है कि कितने लोग गरीब है। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि भारत में 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, ठीक है, जनसंख्या है, तो कितने लोग इसमें से गरीब है। सपोज मैंने बोला कि भारत में 20% लोग गरीब है, ठीक है, तो लगभग मैं बोल रही हूँ कि 26 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं। तो यही भारत का हेड काउंट रेशियो है। ठीक है, वैसे हर देश का अपना एक हेड काउंट रेशियो होगा कि भैया इतने लोग हमारे यहाँ पे गरीब हैं। ठीक है, फिर हमने क्या करा था, वो एनसीईआरटी की बुक्स में से मैंने आपको ग्राफ दिखाए थे। ठीक है, मैं एक बार वो ग्राफ आपको फिर से दिखा देती हूँ ताकि ना आपको एक बार एनसीईआरटी जब आप देखो भी तो आपको ऐसा नहीं लगे कि मैम हमने ये पढ़ा नहीं है। ठीक है, ये देखो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये आपको अलग अलग रीजन्स ले रहा है। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे आप देख सकते हो आपका साउथ एशिया वाला रीजन है। साउथ एशिया मतलब जिसमें आपके इंडिया और जो उसके आसपास के देश होते हैं वो आते हैं। ठीक है, फिर एक आपका मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका सऊदी अरेबिया और इजिप्ट और ये सारे देश आ जाएंगे। एक आपका लैटिन अमेरिका और करीबियन, मतलब इसमें वो आपका ब्राजील, यूकेडोर, कोलंबिया और करीबियन आइलैंड्स वाले। ठीक है, तो ऐसे करके ये अलग अलग रीजन्स हैं। तो यहाँ पे देखो ये बता रहे हैं कि भैया कितने लोग एक्सट्रीम गरीबी में जी रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो ये इन्होंने ग्राफ से समझाने की कोशिश करी है। जैसे नीचे जो है वो सब सहारन अफ्रीका है कि 1990 में इतने लोग गरीब थे, लेकिन समय के साथ साथ ये थोड़े से और बढ़ गए, अभी 400 मिलियन के आसपास लोग उनके यहाँ पे गरीब है। अगर हम बात करें साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया का अगर आप देखो इतना ही ग्राफ है। ठीक है, मतलब 400 से 800, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे है कि 400 मिलियन गरीब थे, लेकिन आप देखो समय के साथ साथ यहाँ पे गरीब काफी कम हुए हैं, तो हार्डली अब आप देखोगे 100 के आसपास रह गया है। ठीक है, इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो कि कितने लोग थे, या फिर 800 से अब ये 400 के आसपास पहुंच चुका है। तो रीड करने के तरीके भी इसमें काफी अलग हो सकते हैं। वैसे आप यहाँ पे देखोगे कि ये बता रहा है कि कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बता रहा है कि समय के साथ साथ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग कम हो रहे हैं। अगर ये ग्राफ ऐसे जाता तो इसका मतलब है कि गरीबी रेखा से जो ऊपर जो अंदर रहने वाले लोग हैं, जो नीचे रहने वाले लोग हैं, वो बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कम हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये कम हो रहा है, लैटिन अमेरिका में भी कम हो रहा है, सब सहारन अफ्रीका में भी कम हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2019 में सब सहारन अफ्रीका में कितने लोग हैं, लगभग आप देखोगे 50% के आसपास है। ठीक है, तो इसको ऐसे रीड करना है। वैसे ही यहाँ पे बता रखा है कि कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन गरीब है। अगर हम $1.9 के हिसाब से देखें तो आप यहाँ पे देखोगे कि नाइजीरिया में ऑलमोस्ट 40% लोग आज भी गरीब हैं। इंडिया में मैंने बताया ना 22% के आसपास हमारी गरीबी है। बांग्लादेश 14% के आसपास है। चाइना ने बहुत अच्छा काम किया है, सिर्फ 0.5% उनके लोग अभी गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक है, अगर आप इंडियन स्टेट्स की बात करो तो 3 स्टेट्स जहां पे सबसे ज्यादा गरीबी है वो आपको पता होनी चाहिए, और 3 स्टेट्स जहां पे सबसे कम गरीबी है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ऑल इंडिया लेवल पे लगभग 22% के आसपास हमारी गरीबी है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर वैसे ही आपके यहाँ पे बता रखा है कि भाई अगर हम ग्रुप वाइज देखें तो कौन से कम्युनिटीज में, कौन से कास्ट में आपको ज्यादा गरीबी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, अपने जो ट्राइबल लोग होते हैं, वहां पे अगर मैं बोल रही हूँ कि 100 ट्राइबल लोग हैं तो लगभग 40 ट्राइबल लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट में देखो पूरे ऑल इंडिया की कितनी है, 22, तो 22 से ज्यादा किस किस की है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की। ठीक है, इवन जो आपके कैजुअल लेबरर्स होती है ना, जो रोज की दिहाड़ी पे काम करती है, उनमें भी आप देखोगे चाहे आप ग्रामीण इलाकों की लो चाहे आप रूरल इलाकों की, दोनों की गरीबी ऑल इंडिया एवरेज से ज्यादा है। ठीक है, फिर आप ये वाला एक ट्रेंड देखो कि भाई पॉवर्टी का रेशियो जो होता है, कितने लोग गरीब हैं परसेंटेज में, कि भाई इतनी मेरी जनसंख्या है, इतने में से मेरे इतने लोग गरीब हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ कि 22% लोग गरीब हैं। ठीक है, तो ये तो आज है, लेकिन अगर आप इंडिया में देखो तो 1993 में हमारे यहाँ पे 45% लोग गरीब थे। ठीक है, 2004-5 तक आते आके 37 हो गया, 2009-10 तक 30 हो गया,
और 2011-12 में 22 हो गया। मतलब अगर मैं इंडिया का ग्राफ बनाऊंगी तो पहले इतने ज्यादा गरीब थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक है, 22% पे हम पहुंच चुके हैं। वैसे अगर आप अर्बन इलाकों का देखोगे तो हम लोग 32 से 14 पहुंच गए हैं, और रूरल इलाकों में हम लोग 50 से 26 पहुंच गए हैं। ठीक है, तो दोनों ही इलाकों में, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, ठीक है, और चाहे वो टोटल की बात करो, हर तरीके से आप देखोगे इंडिया में जो गरीब लोग हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके ग्राफ थे जो मुझे लगा कि आपको बता देने चाहिए एक बार, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि हमने एक बार ग्राफ देखे नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर यहाँ पे समाप्त होगा। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।